अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से केसेस में आहिस्ता आहिस्ता जो हुकूमत या फिर दूसरी अपोजिशन के लोगों की गिरफ्त है जो कि उस केस में ओपोनेंट्स हैं वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है। एक तरफ तोशा खाना के हवाले से जब कुछ हफ्ते पहले माजी में ये कहा गया कि ज़मानत दी जाए खान साहब को भी और उनकी अहलिया को भी, ये अलग बात है कि वो ज़मानत नहीं हो सकी, लेकिन उससे लगता यह है कि शायद नैब और इस किस्म के दीगर इदारे शायद अपनी पोजीशन या अपनी गिरफ्त को खोते हुए महसूस कर रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि सबूतों की मौजूदगी नहीं है या फिर इसकी वजह यह है कि शायद किसी स्टेज के ऊपर एक कदम पीछे हटने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को देखते हुए, जो प्रेशर वो बिल्डअप कर रही है उसको देखते हुए, या फिर एक वजह यह भी है कि मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा से ये कोशिश करती है कि हुकूमत में आने के बाद दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए, ये उसी कोशिश की एक एक्सटेंशन है। प्रोग्राम के पहले से में इस पर बात करेंगे और इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो कि इस हवाले से भी है, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 9 मई के तमाम केसेस हैं वो जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनके तमाम लोगों को सियासी कैदी बनाया गया है और ये 9 मई के जो केसेस हैं उनमें ज़बरदस्ती उनके नाम डाले गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत अभी भी अपनी बात पर कायम है कि 9 मई के जो तमाम मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कल सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब भी करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पिछले तमाम जो सेशंस रहे उसमें अपोजिशन की तरफ से कोशिश की गई कि हुकूमती मामलात को चलने नहीं दिया जाए, पार्लियामेंट के सेशन को चलने नहीं दिया जाए, सुन्ना तो दरकिनार बोलने की भी नौबत वहाँ पर आती हुई महसूस नहीं हो रही थी। तो ऐसे में ये जॉइंट सेशन अगर होता है तो क्या वाकई एक ऐसा अच्छा इंप्रेशन हम कायम कर पाएंगे पार्लियामेंट में यूनानिमसली, या फिर ये वही होगा कि किसी को भी कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देगी? ऐसे पूरे माहौल में खुद हुकूमत के लिए मामला चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसी के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वकील शोएब शाहीन साहब। शोएब साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं शोएब शाहीन साहब सर आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर ये बताइएगा कि अता तारड़ साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो 9 मई के जितने केसेस हैं और उसमें जो लोग नॉमिनेटेड हैं वो केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, तो इसका मतलब है कि जो कसूरवार हैं उनको सजा तो दी जाएगी, इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अभी भी। अता तारड़ साहब से पूछता हूं कि वो प्रोसिक्यूटर हैं, वो आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल हैं या कोर कमांडर बन गए हैं, उनका क्या काम है? ये अदालतों का काम है ना, या प्रोसिक्यूशन का काम है? हमने पहले दिन से ये मुतालबा किया था कि आप इस पे जुडिशल कमीशन बनाएं, सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी लाएं और जो उठा के ले गए हैं वो वापस करें। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख के दिया है कि हमारे सीसीटीवी फुटेजेस वापस करें वरना हम पर्चा करेंगे, मगर ना उनका पर्चा हुआ ना वो सीसीटीवी फुटेज वापस आई। मगर हमने कहा आप जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि सच सामने आ सके। अब जब तारड़ साहब के पास कोई चीज बाकी नहीं रहती, अच्छा मुझे बताएं, बहावल नगर का वाकया हुआ है ना, उसके सीसीटीवी फुटेज कौन उठा के लेके आए? और दूसरी बात, जो सोशल मीडिया के जरिए जो इंफॉर्मेशन आई है, क्या उसका कोई कमीशन बनाया, कोई जुडिशल कमीशन बनाया कि जी आप आए इसकी वेरासिटी को चेक करें कि कौन कसूरवार है? अगर आप रियासती लेवल पे रियासती इदारों के ऑफिशियल्स ही मिलके अगर दहशतगर्दी करेंगे, कोई एक करे या दूसरा करे, किसी के घरों पे छापे मारे या थाने पे हमले हुए, तो हम फिर किसके पास, आम आदमी के पास क्या ऑप्शन और अल्टरनेट होगा कि वो किसी फोरम पे लेके जाए और बताए कि जनाब मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे कानून के रास्ते के जरिए मुझे इंसाफ चाहिए। अगर हमने इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए, माइट इज राइट के प्रिंसिपल को हमने एक पॉलिसी, हुकूमती पॉलिसी डिसीजन बना लिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान अगर जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में साइल की हैसियत से इंसाफ मांगने पहुंच जाते हैं, तो मुझे आप बताएं कि फिर इस निजाम में, हुकूमत में, इस निजाम में इंसाफ और कानून में क्या हम किससे तवक्को रखते हैं? अच्छा सर, लेकिन कोर्ट्स के ऊपर रिजर्वेशंस भी हैं पीटीआई की। मैं वापस इस पॉइंट पर आपके से बात करती हूँ नासिर भट्ट साहब से दो हवालों से। एक तो ये कि अता तारड़ साहब ने ये बात ज़रूर की, लेकिन उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंतशार भी मौजूद है और वो अपोजिशन की हैसियत से लीड करने की इसलिए पोजीशन में नज़र नहीं आती कि उनमें आपस में भी बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं। सर लेकिन इससे कतई नज़र क्या आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ 9 मई तक महदूद नहीं है? जो एलिगेशंस पीटीआई आयद कर रही है इस वक्त अदालतों के ऊपर, क्रिटिसाइज कर रही है, क्या आपको लगता है कि अगर कोई जेन्युइनली भी इस पर बात करे तो उसमें तो पहले ही पॉइंट आउट कर दिया जाएगा कि जी कोर्ट्स भी बाइस्ड हैं? ये बड़े अरसे से पीटीआई अब ये भी शिकायत करी कि जो कोर्ट्स हैं वो कोई उनकी तरफ
अनबाइस तरीके से उनके केसेस डील नहीं कर रही हैं, बल्कि प्रो नून या प्रो गवर्नमेंट चल रही हैं। शुएब साहब, ये जो बात कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात की, आप मुझे बताएं 9 मई के वाक़यात किसने किए? पीटीआई थी ना। ये लोग वो राशिद, वो जो डॉक्टर राशिद साहिबा थी, यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी फुटेज है ना कि इधर आ जाओ जल्दी चले, हमने इस तरफ जाना है। वो कौन थे? या तो कि वो पीटीआई वाले लोग नहीं थे। तो जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके जिम्मेदार यही लोग हैं। इमरान खान जिम्मेदार है और उसके लीडरान जो जिम्मेदार हैं उनको सजा तो मिलेगी, सजा कोर्ट देगी। अगर आप बेगुनाह हैं तो आप अपनी बेगुनाही साबित करें। तो ये उनके केसेस तो लग ही नहीं रहे ना। वैसे शुएब साहब देखें ना, गुजरांवाला में हुआ ना फैसला, बंदों को 5-5 साल सजा हो गई। तो बाकियों को भी ये जल्द फैसला इनका होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात को कोई ऐसा बंदा भी है जो 9 मई के वाक़यात को कह बिल्कुल ठीक हुआ है। दूसरी बात यह है कि जजेस जो हैं, आपने कहा जी 6 जजेस वाली बात, जजेस 22 तो उस वक्त थे जब मियां नवाज शरीफ को साकिब निसार जैसा बंदा उस जज को, उस वक्त जजेस ने खत नहीं लिखा ना। देखें अब मसला ये हो गया कि इस मर्तबा तो जजेस ने खत लिख दिया। हाँ, ये आप देखें ना कि आप मुझे आप बताएं वो क्या कहता था वो जज अरशद मलिक। हाँ बिल्कुल, कि मेरे ऊपर एक मॉनिटरिंग जज था जिसका नाम था इजाजुल हसन। वो तो चीफ जस्टिस बनने वाला घर चला गया क्योंकि उसको पता था कि उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। वो 22 थे, उन्होंने सारा कुछ किया। मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में एक फ़ैसला कर दिया जी, उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था वो ठीक नहीं था, वो इनोसेंट थे, उनको गलत सज़ा दी गई। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एक इस तरह का कमीशन, मेरी ये राय हो सकता है मैं गलत हूँ, वो भी ये साबित कर दें कि जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ गलत हुआ। मियां साहब को इस पे एक दरखास्त नून लीग लेकर चली जाए ना कोर्ट में। नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के जो दौर में जरदारी साहब ने वो एप्लीकेशन फाइल की थी ना कि भुट्टो साहब का जो फैसला था वो अदालती कत्ल था, तो उसके ऊपर टेकअप किया गया था। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी अगर देखें ना, मैं कहता हूँ कि मेरी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी एक सो मोटो एक्शन ले ले कि भाई जो कुछ हुआ, अभी तो जिंदा है ना साकिब निसार, अभी जिंदा है आसिफ सईद खोसा, फैज हमीद है, इन लोगों को बुला ले, पूछे भाई तुमने क्या किया वो 2 साल की पहले। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो 6 जजेस का मामला, इसमें मैं बाद में आती हूँ। शुएब शाहीन साहब, सर ये फरमाइएगा कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको उनकी सीट्स वापस भी मिल रही हैं। गुजरांवाला में भी ऐसा हुआ है, तकरीबन 3 MNAs हैं जिनको अपनी सीट्स वापस मिल चुकी हैं। लेकिन सर पैरेलल अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों से PTI कोर्ट्स के ऊपर बड़ी तनकीद कर रही है कि अदालतें उनके हवाले से बड़ा मुतासिबाना रवैया अख्तियार कर रही हैं, और ख़ास तौर पर जो शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करने की है। सर क्या वजह है? क्या अदालतों से रिलीफ ना मिलने की वजह से ये शिकायत है, या फिर आपको लगता है कि उनके ऊपर अभी भी प्रेशर मौजूद है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन जजेस ने इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं दी उनके बारे में आज मेरी राय छोड़ दें, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आप उठा लें। वो क्या कहता है, यानी अगर आपने इलेक्शन से पहले हर हाल में सजा देना मकसद था, उसके लिए जो प्रोसिक्यूटर से उनको इमरान खान का वकील बना दिया गया। यानी तोशा खाना वाले केस में जिसमें जिस हार का जिक्र है उसको जी आपने बेचा, सस्ता खरीदा, महंगा बेचा, आपने चोरी किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो हार आज भी मौजूद है। हमें मौका ही नहीं मिला कि आप पेश करें, मौका ही नहीं मिला कि आप अपने गवाहान पेश करें, आप अपना वकील पेश करें। आपने रात की 11 बजे 12 बजे सजा दे के भाग गए। अगर इस तरह के बेजमीर जजेस अगर इंसाफ का कत्लेआम करेंगे, मुझे बताएं इस इदारे के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? दूसरी बात, मुझे बताएं विद रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के बारे में बात जबान ज़द-ए-आम है। आज क्या उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर की ड्यूटी? लेकिन वो तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसको उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई चीज अभी ज़ेरे गौर है नहीं एक्सटेंशन देने की। एट प्रेजेंट, फिलहाल का लफ्ज है, फिलहाल का लफ्ज है। फिलहाल का मतलब ये नहीं है कि जी आइंदा नहीं होगा, या अगले महीने नहीं होगा, या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद नहीं होगा। ये जिम्मे इलेक्शन का इंतजार हो रहा है। यानी आप सिला मांग रहे हैं उन खिदमात का जिन खिदमात के बदले में आपने बल्ले का निशान छीना रात की तारीखी में। लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आपने कहा जी मैं बिल्कुल ना मीडिया देखता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, ना मुझे पता है। लियाकत चट्ठा आपका नाम ले रहा है, और उसके साथ साथ सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा। जब हमने कहा ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये बायस्ड है, ये हमारे खिलाफ 3 MPO के ऑर्डर्स पास कर चुके हैं,
ये इंसाफ नहीं करेंगे हमारे साथ, ये बेईमानी करेंगे, ये करप्ट हैं। लेकिन रात को कोर्ट लगाकर कहा कि नहीं यही रिटर्निंग ऑफिसर जनाब इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, जब उनकी 2 नंबरी सामने आ गई तो फिर मैंने सबसे पहले खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को विद प्रूफ। मैंने कहा जी अब आप सो मोटो नोटिस लें, क्या आपकी फिर जिम्मेदारी नहीं है या पिटीशन हमारी पेंडिंग है उसको लगा दें। रिजर्व सीट्स की पिटीशन हमारी पेंडिंग है, हमारी जो पिटीशन आती है वो साइडलाइन हो जाती है। नवाज शरीफ साहब की पिटीशन भट्ट साहब फरमा रहे हैं, इनसे पूछे कि इनको ताहयात नाअहली खत्म किसने की, इनसे पूछे कि नैब ने इनको फैसिलिटेटर का रोल अदा नहीं किया जिस केस में ये गए। उन्होंने कहा जी नहीं ये तो बदनामी मतलब ही नहीं है। अच्छा, और उसके साथ आज थोड़ा सा हुआ कम है। मैं जरा नवाज शरीफ साहब का जी सर मैं आप ही से सवाल करी, मुझे क्विकली जवाब दे दें कि नवाज शरीफ साहब का तोशा खाना के हवाले से एक अहम केस था ना, वो भी अब खत्म होने जा रहा है, तो आपके ख्याल में फिर वो ऐसी कोई गुंजाइश क्या खान साहब के लिए भी नजर आती है जब वो हार उन्होंने बेचा ही नहीं है, उनके पास मौजूद है? आपको लगता है कि ऐसा उनके लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए? सना इदारे बांदी बन के सामने खड़े हुए हैं नवाज शरीफ के पास। अच्छा सर, ठीक है। अफसोस से कहना पड़ता है यानी जिन रूल्स की पामाली करते हुए उनको वायलेट करते हुए आपने गाड़ियां ली जो कि आप ले नहीं सकते थे, यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी 6 लाख में दे दी गई और मरियम नवाज साहबा जो टाइटल ली थी वो गाड़ी रख के बैठी हुई है। किस कानून के तहत? कानून ये है कि गाड़ियां नहीं बेची जा सकती। बाकी केसेस में तो इमरान खान ने पैसे दे के अगर कोई तोहफा लिया है वो कानून के मुताबिक है। अच्छा, मुझे नासिर साहब से इसका जवाब लेने दें। मगर इदारे बांदी बन के नवाज शरीफ के फैसिलिटेटर के तौर पर अगर काम करेंगे तो फिर लंदन प्लान को आप सामने रखें और इमरान खान की आज से 1 साल पहले की जाने वाली तकरीर के 4 नुकात थे। अच्छा, मैं 1 मिनट में बात जी सर, जल्दी से सर। जी सर। नंबर 1, नवाज शरीफ के खिलाफ सब मुकदमात खत्म होंगे। नंबर 2, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, नाअहल किया जाएगा। नंबर 3, पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा, फिर ये इलेक्शन में जाएंगे। और चौथी बात की थी उसके बावजूद भी हम इलेक्शन जीतेंगे। इस सब कुछ के बावजूद ये चारों उनकी बातें कामयाब हुई और हम इलेक्शन जीते। और अच्छा शुएब साहब, अब मुझे सर नासिर साहब से भी जवाब लेने देना, आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर, मुझे बाकी दूसरे पैनलिस्ट का भी शामिल करने दें। नासिर साहब सर, ये जो सिचुएशन बता रहे हैं शुएब साहब, ये तो कह रहे हैं कि हम प्रिडिक्ट कर चुके थे ये सब होगा। एक तो ये कि इसके ऊपर आपका काउंटर आर्गुमेंट क्या है। दूसरा सर, फैजाबाद कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, आपकी अपनी जमात के ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी ये बकवास रिपोर्ट है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि फैज साहब ने तो बड़ा सीधी बात कर दी। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी धरना खत्म करने की, मैं तो ना 3 में ना 13 में तो उसके बाद बजाहिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब इस पे आया नहीं है उस तरह। शोएब साहब की बात सुने जरा, मियां साहब ने अगर गाड़ी ली है, पैसे जमा कराए, वो हक है, इमरान खान भी ले सकता था। इमरान साहब ने ये गड़ी जो है ना, गड़ी है ये किधर है गड़ी? इन्होंने घड़ी उन्होंने बेच दी, लेकिन हार उनके पास मौजूद है, लेकिन केस में हार मुझे आप बताएं ना, वो जेली रसीदें ये सब कुछ आपके सामने है ना। तो ये खुदारा ऐसी बात ना करें। अब आपको पता है कि क्या हुआ है, इमरान खान की घड़ी बेचने वाला कोई और था, लेने वाला कोई और था, रसीदें बनाने वाला कोई और था। वो जेली इधर जना सुपर में एक दुकान है, वहां से जेली रसीदें बनाई। हमने ये काम नहीं किया, आपका राइट है, आप पैसे जमा करा के गाड़ी ले सकते हैं। की तरफ से जनरली ये तो कहा गया ना कि इस केस में उनकी जमानत हो जानी चाहिए। तोशा खाना में खान साहब के लिए भी ये कहा गया अभी कुछ दिन पहले। देखें वो अदालत है, अदालत में ये अपने प्रूफ पेश करें। अदालत के फैसले जो हैं वो हमें मानने चाहिए। अदालत का फैसला अगर आपको एतराज है आप आगे चले जाएं, लेकिन ये ना करें गड़ी या बेच के आप ये काम करते हैं। दूसरी बात आपने ये जो कही है ना कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं अदालतें उनको सजा दे रही हैं। नवाज शरीफ को जब वो पाकिस्तान आ रहे थे, जो एक सर कमीशन के ऊपर मुझे जवाब दे दें, कुछ कमीशन आप मुझे बताएं, इससे ज्यादा मुझे क्या बात है कि फैज साहब जो है वो बेचारे इनोसेंट है। नहीं सर, आपकी हुकूमत में ये हो रहा है ना, तो आप तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि फैज हमीद साहब भी गए थे ना उसके पास कि मेरे 2 साल की मेहनत ज़ाया होगी, एक कर दो। वो पैसे कौन बांट रहा था? ठीक है, वो चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन इमरान खान को तो अदालतों ने बड़ा रिलीफ दिया हुआ है। देसी मुर्ग खाते हैं, बड़ी वॉक करते हैं, आते हैं। इमरान
नवाज शरीफ को घर से खाना भी ना आने दिया चलिए जाता चलिए था। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, नासिर भट्ट साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन अगर इस कमीशन की रिपोर्ट को भी सामने रखा जाए जो कि इस दौर में, जो कि अभी शुरुआती दौर है शहबाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत का, ये बड़ी मुतनाज़ रिपोर्ट है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जो कुछ हुकूमत के अंदर बैठे हुए वज़रा भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है और इसमें जो फ्लॉज हैं उनको दूर होना बड़ा ज़रूरी है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठी एक और अहम जमात JUIF आने वाले दिनों में किस तरीके से अपनी सियासी हिकमत अमली और एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत के लिए मुश्किल मरहला यकीनन शुरू होने के करीब है, जहां एक मरतबा हम देख रहे हैं कि हुकूमत की माशी जो तरजीह है वो सऊदी अरब के वफूद से मुलाकातों के बाद वो फिर से मईशत के ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। वहीं सियासी चैलेंजेस का खात्मा होता हुआ भी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है। अपोजिशन की तरफ से जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनाया हुआ ग्रैंड अलायंस बार बार ये तनबीह कर रहा है कि वो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, वहीं JUIF जैसी मुनज़्ज़म जमात भी बिलाखिर ऐलान कर चुकी है कि वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। पशीन से 25 अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें कराची, लाहौर और इसके अलावा पेशावर जैसे शहरों को टच किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और इसके लिए हम ख्याल जमातों से रब्ता भी किया जाएगा। अब इन हम ख्याल जमातों में यकीनन PTI और उसका जो अलायंस है वो भी शामिल होगा, लेकिन क्या सही मायनों में ये दोनों जो ग्रुप्स हैं अगर आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या हुकूमत के लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि वो JUIF को अपोजिशन की दीगर जमातों से खासकर तोड़ सके और वापस अपने ग्रुप या कैंप में ला सके? क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और ख़ुद JUIF के पास इस वक्त ऑन पेज क्या रियलिटी बेस्ड स्टैट्स मौजूद हैं कि क्या वाकई उनकी एहतजाजी तहरीक की कामयाब भी हो सकेगी या फिर नहीं? और क्या ये हुकूमत गिराने के लिए है या ये सिर्फ साबित करने के लिए है कि इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ नहीं हो सके? एजेंडा आखिर क्या है इस एहतजाजी तहरीक का, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि अब हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए JUIF भी अब सरगर्म हो चुकी है, लेकिन ये अगर थोड़ा सा वाजे कर सकें कि आखिर ये एहतजाज किस लिए है, क्योंकि जो PTI का ग्रैंड अलायंस है उनका तो एक वाजे क्लैरिटी के साथ विजन मौजूद है कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं, उनके बानी चेयरमैन सलाखों के पीछे हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए, केसेस ख़त्म होने चाहिए, ये वो एजेंडा है जो कि उनके पास मौजूद है। आपकी जमात का क्या एजेंडा है सर तहरीक के लिए? एक चीज़ पहले उसको उसकी वजाहत कर दूं कि ये 25 से नहीं शुरू हो रही बल्कि 20 से हमने इसको एंटीडेट कर दिया है, 5 दिन पहले कर दिया। तो आप इसको दुरुस्तगी कर लीजिएगा, एक बात। और दूसरी बात तो ये जो हमारी एहतजाजी तहरीक है, इसका नाम हमने रखा है कि हम अवामी असम्बलियाँ मुनक्कद कर रहे हैं। तो जब अवामी असम्बलियाँ मुनक्कद कर रहे हैं, असम्बली की जगह तो पार्लियामान होता है। पार्लियामान में जो है, इसका मतलब है कि पार्लियामान नाकाम हो गई है। पार्लियामान में जो लोग आ रहे हैं या जिस तरह से लाए जा रहे हैं वो एक इंतज़ाम के तहत आ रहे हैं, तो उस इंतज़ाम को हमने रद्द करना है और उसको रद्द कर रहे हैं। और उसको रद्द करते हुए हमने कोयटा से शुरू कर रहे हैं, बलूचिस्तान से शुरू कर रहे हैं और पशीन से शुरू करेंगे जहाँ से मौलाना साहब जीते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो फिर बाकी जो है ना कराची जाएंगे, पेशावर, और फिर अवामी असम्बली जो है वो आ जाएगी लाहौर। और यहाँ पे हम बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि अब इस अवामी असम्बली ने करना क्या है। मगर बात बिल्कुल क्लियर है, बात हमको तो किसी गिरफ्तारी का मसला नहीं है, हमको किसी केस का मसला नहीं है, हमको कोई और मसला नहीं है, हमको सिर्फ धांधली का मसला है। और धांधली भी वो जो सिस्टमेटिक है, धांधली भी वो जो ऑर्गेनाइज्ड है, धांधली भी वो जो अदारा जाती है। हमको धांधली एक हमारे यहाँ कल्चर में भी है कि मैं अगर आपके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ता हूँ, आप मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ती है, तो कुछ छोटा मोटा जो है ना वो मामला चलता रहता है। मगर ये अदारा जाती धांधलियाँ जो है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। या अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर मामला जो है ना वो फिर पार्लियामान की बजाय मैदान में फिर हल होंगे। ये हमारा एजेंडा है जी। नहीं तो सर ये फिर अब धांधली तो अब जाहिर सी बात है, इंतखाबात तो हो गए, दायरा जाती सही या इलेक्शन में सही, लेकिन अब हो चुके हैं, नताइज भी आ गए हैं। तो अब क्या इन नताइज को एक्सेप्ट कर लिया है JUIF ने, और ये क्या अगले मरहलों के लिए अब एहतजाज है, इस हुकूमत के खात्मे के लिए है, या सिर्फ एहतजाज रजिस्टर करवाने के लिए है? देखिए, ये हुकूमत हम समझते हैं कि ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इनके पास वो मैंडेट नहीं है। अब कहा जाए कि जी अगर फर्ज कर लीजिए कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो आपके पास तो रेमेडियां हैं। इलेक्शन कमीशन के पास जाने की रेमेडी थी विद इन 60 डेज,
आप वहाँ चले जाते हैं, हम वहाँ पे गए, आपने देख लिया कि वहाँ पसंद की जो है ना वो चीजें सीटें अपसेट हुई हैं। लोग 10-10 20-20 हजार वोटों से जीते हुए थे, वो तो अपसेट हुए हैं, जहाँ पे किसी खास बंदे को जो है ना वो रिलीफ मिलनी थी या दिलानी थी। मगर जहाँ पे आपका जेन्युइन केस है, वो भी जेन्युइन केस इंटरटेन नहीं हुआ। अब उसके बाद दूसरा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि आप ट्रिब्यूनल चले जाइए। ट्रिब्यूनल जो है ना वो अगले 10 साल तक उसका जो है ना वो उसके बाद नतायज आप देखते रहिए। असेंबली की मियाद 5 साल और केस की मियाद 10 साल। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो नासिर मुल्क साहब वाला जो है एक फार्मूला है, वो उनको अपॉइंट किया गया था हुकूमत की सतह पे, उन्होंने जो है ऑडिट किया था। दो के उसका रिजल्ट जो है वो पीटीआई ने उस वक्त मुतालबा किया था, उनके अगेंस्ट आया था। मगर इसी तरह का जो है ना इसी तरह के एक जज के ऊपर मुश्तमिल कमीशन बना दिया जाए या 4 कमीशन बना दिए जाए मुख्तलिफ सूबों में, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, तो वो 5 हो जाएंगे। और उनको जो है ना मैंडेट दे दिया जाए कि आप 10% सीटों को ऑडिट कर लीजिए। 10% सीटों का ऑडिट होगा और उसके बाद जो है ना वो अल्टीमेटली अगर तो हमारी बात गलत थी, हम गवर्नमेंट को तस्लीम भी करेंगे, अपोजिशन में बैठ के उनसे ताउन भी करेंगे, और अगर हमारी बात दुरुस्त हो गई तो फिर उनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब ने एक मरतबा फिर मौलाना साहब से रब्ता भी किया है। पशीन के जलसे में कुछ नाजेबा रिमार्क्स जो थे वो JUIF की लीडरशिप के हवाले से भी सुनने में आए थे, उसके बाद उस पर उन्होंने माजरत भी की है। अब आपकी जमात भी हम ख्याल जमातों से रब्ते तो कर रही है सर, क्या ये ऑन पेज मौजूद है ऑप्शन कि JUIF हो सकता है 20 अप्रैल को एहतजाजी तहरीक PTI और उनके ग्रैंड अलायंस के साथ शुरू करे, या अभी तक ये चीज़ है कि सिर्फ अकेले ही सोलो फ्लाइट ही लेनी है? नहीं, उसमें पीटीआई के साथ मामला शायद चल ना पाए, वजह उसकी है। बल्कि ऐसा है कि वो जो पशीन के जलसे में जो कुछ कहा गया था और जिस तरह से जो है ना वो हमारे अगेंस्ट जो है वो नारे लगवाए गए थे, उसके बाद ज़ाती तौर पे भी माजरत की गई थी। उनके 2 साथी जो है वो मौलाना साहब के पास उनके घर में आए थे, और उसमें एक से शायद उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, एक कोई और दोस्त थे उनकी, और फिर असद कैसर साहब का भी फोन आया था। मगर आज आपको अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट आज का है, तो उसको देख लीजिए। आज फिर जो है ना उसी तरह की जो है ना फायरिंग, तो ये इस तरह से एरियल फायरिंग जो करते हैं और फिर उसकी बात कहते हैं कि जी आप उसकी जद में आ गए थे खामखा। तो अगर जद में आना है तो हम जो है ना वो पहले भी जो है ना तारीख हमने चलाई, हमने शुरू की, कुर्बानियां हमने दी, मगर हम बाहर हो गए, दूसरे अंदर हो गए। तो हमको इस तरह की तारीख नहीं चलानी, हमको ऐसी तारीख चलानी है जिसका जो है फल भी हम काटे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा सा कानूनी भी आपसे हम मामला चाहेंगे, वो ये कि फैज़ाबाद कमीशन के हवाले से रिपोर्ट आई हुकूमत की तरफ से, जो एक वजीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तो सरासर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा हुकूमत को इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, रिपोर्ट जब आई है उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत है। रिपोर्ट में जो जनरल फैज़ साहब थे उसके गिर्द पूरा मामला घूमता था, उन्होंने सारा मलबा हुकूमत और उस वक्त के आर्मी चीफ पर रख दिया। आपकी क्या राय है इस पे सर, कि हुकूमत को करना क्या चाहिए? मुझे तो लग रहा था कि जब नून लीग की हुकूमत जो है वो कंसीड न कर जाए, वो एडमिशन और कन्फेशंस पे ना आ जाए, वो कहे कि नहीं हम जिम्मेदार थे, छोड़े जनरल फैज को और बाकियों को जो ताकतवर अदारों से जो लोग मुतालिक है। तो वो तो उनकी मेहरबानी है कि उनमें ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि नहीं हम खुद ही रद्द करते। तो वैसे तो शायद खाकान साहब ने कहा सर रद्द करते हैं, उन्होंने कहा हुकूमत को रद्द करना चाहिए, उन्होंने अपना जाती स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, वो हुकूमत को तजवीज दे रहे हैं। तो वैसे शायद खाकान जो उनके वजीर आजम थे उन्होंने तो कहा कि नहीं हमारा कसूर था, उनका कसूर नहीं था। तो वो जब कसूर इनका अपना था तो फिर इसके कसूर को उसको उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना, पार्टी को मिलनी चाहिए, या ऐसे अगर उनका जाती था तो फिर उनको अकेले को मिलनी चाहिए। अच्छा, इस हवाले से आखिरी सवाल सर, वो ये कि फैज़ अमीन साहब का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, वो रिपोर्ट तो उस तरह पब्लिक नहीं हुई, लेकिन जो स्टेटमेंट उनका था वो सामने आया, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी मुझे तो हुकूमत ने कहा था कि इस मामले को हल करें, और मुझे आर्मी चीफ ने और उस वक्त का जो ISI का सेटअप था उन्होंने मुझे फर्दर इंस्ट्रक्ट किया था कि इस मसले को टेकअप किया जाए। मेरी उसमें ना ज़ाती कोई राय थी, ना ज़ाती तौर पर कुछ कहा, जो मुझे ऑर्डर्स किए मैंने उसी को फॉलो किया। तो अब आपके ख्याल में फिर वो तो बिल्कुल बरी उज़्ज़िमा होते हुए नजर आते हैं अपने बयान के मुताबिक। बज़ाहिर लोगों का ये कहना है कि उनको तो क्लीन चिट दे दी गई है इस रिपोर्ट के जरिए। वैसे उनका मैंडेट था, ये किसी भी हाजिर जनरल जो हाजिर सर्विस जनरल था उसका ये मैंडेट था, जो कुछ उसने किया। अगर फर्ज कर दीजिए कि हुकूमत कहती भी है तो उनका ये करने का काम था, उनके हल्फ के मुताबिक था।
उनको जो आर्मी एक्ट जो उनकी ड्यूटियां लगाता है या उनको जो जिस अदारे में वो थे उसका मैंडेट था, अगर नहीं था तो फिर नहीं करना चाहिए था। स्टिल जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इसके। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा, यूआईएफए के सीनियर रहनुमा। यकीनन जो कमीशन की रिपोर्ट आई उसके ऊपर भी उन्होंने अपना तबसरा और तजिया दिया, लेकिन इससे बढ़कर ये कि यूआईएफए का जो एहतजाजी और मुज़ाहमती तहरीक 20 अप्रैल से उनके मुताबिक शुरू होने जा रही है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रैंड अलायंस शामिल हो या ना हो, ये इन्होंने खारिज इम्कान करार दिया है। यूआईएफए यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर हम ख्याल जमातों से राब्ते ज़रूर कर रही है, लेकिन फ़्लाइट उनकी सोलो ही होगी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद तोशा खाना के हवाले से एक मरतबा फिर बाज़गह सुनाई देती है। कुछ हफ्ते पहले खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद नजर आई थी जमानत की सूरत में। आज हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के भी जो एक केस था तोशा खाना के हवाले से वो भी खत्म हुआ चाहता है, लेकिन माजी में और हाल में तब्दीली क्या है इन दोनों सियासतदानों के हवाले से, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद की किरण बनती नजर आई थी जब पीटीआई के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनको तोशाखाना के केस में सज़ा मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दिया जाता है। वो रिहाई तो अमलन नज़र नहीं आई हमें होती हुई, क्योंकि उसमें अभी बड़े मराहिल बाकी हैं, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह हो गया कि शायद तोशाखाना के हवाले से जो दूसरी तरफ के ओपोनेंट्स थे उन्होंने या तो मौसर तरीके से इस केस को आगे लेकर नहीं चला, या ये केस कमज़ोरी की तरफ जा रहा है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमने आज ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो तोशाखाना में गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस था उसमें भी एक बड़ा रिलीफ पैदा हुआ और नैब की तरफ से ये कहा गया कि उनका ये रेफरेंस ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये रेफरेंस बनता ही नहीं है। ये अलग बात है कि एक और वज़ीर-ए-आज़मों की फहरिस्त में गिलानी साहब के भी रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन ख़ास तौर पर खान साहब का जो रेफरेंस था उसको बहुत ज़्यादा एड्रेस किया गया, उसके ऊपर बात होती रही और ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर अभी भी बातचीत की जा रही है। लेकिन इस केस को सही मायनों में रोशनास कराने वाले जो सहाफ़ी थे, आज हमने स्टूडियोज़ में उनको खास तौर पर इसलिए मदऊ किया है कि चाहे खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे गिलानी साहब या इस किस्म के दीगर वज़रा हों, चाहे शौकत अजीज़ साहब माजी के वज़ीर-ए-आज़म, कि तमाम लोग तोशा खाना से वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि इन मसाइल में जब केसेस बनते हैं उस वक्त तो इन केसेस को बड़ी हाइप दी जाती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि ये केसेस खुद ब खुद डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे आज नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ। इस पर बात करने के लिए सीनियर साहब इब्रार खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सही मायनों में तोशा खाना का ये केस लिया, टेकअप किया और इसको इन्वेस्टिगेट किया। इब्रार, पहले तो बहुत शुक्रिया, ये आपका क्रेडिट है कि आपने इस केस को बाकायदा इनिशिएट किया, इस स्टोरी को इनिशिएट किया और उसके बाद बड़े मुश्किल और टफ टाइम भी आपने देखे, हालात भी देखे। लेकिन मुझे ये बताएं कि खान साहब के ऊपर तो आप बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, आज की जो डेवलपमेंट थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उसमें अगर हम नैब का स्टांस देखें तो वो कहते हैं जी केस बनता ही नहीं। अब इसके ऊपर पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ नैब बिल्कुल ऑब्लाइज्ड हो चुकी है, वो उनकी बांदी बन चुकी है और वो इस केस को इसलिए ख़त्म करी। क्या जेन्युइनली आपको लगता है कि उस केस में और तोशा खाना के केस में जो खान साहब का दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है? जी थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया है। देखें, जो इमरान खान का केस है तोशा खाना का, वो दुनिया का सबसे यूनिक केस है। सिर्फ नवाज शरीफ या असद जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस से डिफरेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए या पैसा बनाने के लिए तोहफे बेचे हैं और पूरी एक अरेंजमेंट की, पूरा एक सिस्टम बनाया कि किस तरीके से तोहफे, महंगे तोहफे सस्ते लिए जाएं और उनको मार्केटिंग की जाए और उनको बाजार में बेचे। दुनिया का कौन सा वज़ीर आज़म है इंसानी तारीख में जिसने तोहफे बेचे हों? मुझे कोई बताए कि किसी वज़ीर आज़म ने किसी सरबराह मुमलिकत के तोहफे बेचे हैं। तो ये जो केस है नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, ये पीटीआई गवर्नमेंट ने जब एक विक्टिमाइजेशन, पाकिस्तान में ये अलमिया है कि केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए जाते हैं। केसेस आप कह रहे हैं कि पीटीआई के दौर में बने? पीटीआई के दौर में नैब ने इन्वेस्टिगेशन की थी और ये केस एक रेफरेंस बनाया गया था। ये दूसरी मरतबा रेफरेंस वापस होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। पहले एक बार पहले नैब ये रिपोर्ट दे चुकी है और ये रेफरेंस खत्म हो गया था, नल एंड वैड हो गया था। लेकिन वो ये था कि जब आपको याद होगा कि पीडीएम गवर्नमेंट में नैब एक्ट में तरमीम की गई थी और वो तरमीम फिर रिवर्स हुई जब, तो ये केस भी बहाल हो गया था, ये रेफरेंस बहाल हो गया था। अब एक बार फिर इसमें मतलब, और उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि आसिफ जरदारी साहब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं कि
हमारे पास जो हम तोहफे घर ले गए थे हमारे पास मौजूद हैं, अगर हमें हुकूमत कहेगी तो हम वो तोहफे तोशाखाना में वापस जमा करा सकते हैं। अच्छा, ठीक। वापस हम कर सकते हैं, हमने कोई बेचे थोड़ी है। अच्छा, लेकिन अब इसमें माजरत आपकी बात काट रही हूँ। अब देखिए, जिस तरह पीटीआई की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जी जो तोशाखाना का केस है उसमें जिस हार का जिक्र है वो तो हमारे पास मौजूद है, तो फिर केस बनता नहीं है, तो फिर उसमें फिर क्या केस कमजोर नहीं हो जाता दूसरी तरफ नैब का? हार का जिक्र भी है, लेकिन उसमें उसके अलावा जो ग्राफ का सेट है सबसे कीमती वो था। अगर है तो वो प्रोड्यूस करें, वो नैब के सामने प्रोड्यूस करते। देखें, पीटीआई का एक आदत है कि पीटीआई केस टीवी चैनल पर लड़ती है, जलसे में लड़ती है, अदालतों में केस नहीं लड़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान की ये तोशाखाना रेफरेंस में सजा मुअत्तल हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या नैब ने मुअत्तल की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं की। मैं टीवी चैनल पर आपको कह रहा हूं, क्योंकि नैब के वकील अमजद परवेज ने जो स्टेटमेंट दी कि अगर सजा मुअत्तल की जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये आप किस केस की बात कर रहे हैं? खान साहब, इमरान खान का तोशाखाना रेफरेंस जो है। हाँ। नहीं, क्यों उनको एतराज क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि कोई कहीं पर तो कोई बात है जिसकी पर्दादारी है। यानी अगर हुकूमत चाहे तो सजा मुअत्तल कर सकती है। वकील कंटेस्ट नहीं करेगा, हाँ। इमरान खान की अपील की मुखालफत नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? और दूसरी तरफ ये तमाम जो वकला हैं, लतीफ़ खोसा साहब और बाकी वकला हैं जो इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस में, आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान इज इनोसेंट, एक्यूज इज इनोसेंट, ये नहीं कहा। इन्होंने कहा है कि ट्रायल सही तरीके से नहीं हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ टीवी चैनल के ऊपर, दुनिया देख रही है कि क्या ये कह सकते हैं कि इमरान खान बेगुनाह है? क्या लतीफ खोसा साहब मेरे सामने आप बिठा दें, अगर मैं आपको यहाँ नेशनल टीवी पर कह रहा हूं कि अगर मैं पार्टी बन जाऊं, ये जो अपील चल रही है, मुझे अगर हाई कोर्ट इजाजत दे दे पार्टी बनने की, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सजा बहाल हो जाएगी। किस तरह बहाल हो जाएगी? क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट केस है। नहीं तो फिर कोर्ट ने सजा क्यों मुअत्तल कर दी? मैं यही पूछना चाह रही हूं। इशू ये है कि ये मैं कह रहा हूं कि सियासी में, क्योंकि जुडिशरी पर मैं इतनी कोर्ट ने बेसिकली नैब की बात की वजह से बैकआउट किया है। पहले भी राना सनाउल्लाह ने क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने कहा था कि इस तरीके से केसेस चलाए गए हैं, ये बाद में गिर जाएं। मतलब क्या जरूरत थी कि आप एक्यूज को ना सुने, आप क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ना दे? क्या जरूरत थी जब आपके पास आपको पता है कि मैं जो इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस था कंसीलमेंट का, इमरान खान के खिलाफ तोहफे छुपाने का, डिक्लेयर ना करने का, वो इस हद तक ब्लैक एंड व्हाइट केस है। 3 पेपर हैं जिनके ऊपर इमरान खान के दस्तखत हैं, और इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि ये जाली हैं, कि मेरे साइन जाली करके रखे गए हैं। उन्होंने ओन किया कि ये डिक्लेरेशन हमने जमा करवाए थे, उन्होंने ओन किया। जब उन्होंने ओन किया है तो जो चीज नहीं उसमें दर्ज, उसके ऊपर मजीद क्या करने की जरूरत थी? वो केस 2 हफ्ते के दौरान खत्म हो सकता, लेकिन पीटीआई ने जानबूझकर फर्ज जुर्म नहीं लगने दी थी, और उसमें टाइम गेन किया था, गिरफ्तारी हुई थी, तब जाकर फर्ज जुर्म लगी थी। और क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देना चाहिए था। इमरान खान के तरफ से जो भी उनके वकीलों की तरफ से गवाह दिए गए थे उनको सुन लेना चाहिए था। इसी तरह मेन तोशाखाना, ताकि वो ये ना कहते कि अदालतें वन साइडेड जो है वो, इसी तरह जो अडयाला जेल में ट्रायल हुआ मेन तोशाखाना रेफरेंस का, इसमें भी तमाम तकाजे पूरे कर लेते तो आज ये सजा भी मुअत्तल। ओपन ट्रायल की बात कर रहे थे ना वो, कि ओपन ट्रायल किया जाए, वो तमाम तकाजे। अभी इनका ये स्टांस है कि उसके वकला का के इंसाफ के तकाजे क्योंकि पूरे नहीं हुए, इसलिए इस सजा को खत्म की जाए और अपील मंजूर की जाए। मैं चाहता हूं कि रिमांड बैक हो जाए, एक बार फिर इसको सुना जाए। हाई कोर्ट रिमांड बैक करेगी या सजा को मेंटेन नहीं, लेकिन अभी ये केस जिस जगह पर जा रहा है, आपको लगता क्या है कि ये सजा खत्म हो जाएगी और ये केस भी खत्म हो जाएगा? नहीं, वैसे आपको क्या लगता है? अगर इंसाफ हो तो नहीं खत्म होगी। नहीं, लेकिन अब जो माहौल नजर आ रहा है कि नैब भी पीछे है, अदालतें भी जमानत जो है दे ना रही वाइब्रेट, मतलब नशेब अफराज हैं। मेरे ख्याल में ये रोज की नई बातें सामने आती हैं कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, और हो सकता है कि ये सिर्फ इस वजह से सजा मुअत्तल हुई हो कि ताकि पीटीआई बाद में जो फैसला आए
हाई कोर्ट के जजों पर कोई तनकीद ना कर सके। हो सकता है कि ये भी हो, क्योंकि वो प्रेशर जो है वहां से ये भी किया जा रहा है। तो तारीफें कर रहे थे, नहीं अभी चर्चे से तो तारीफें बंद हो गई ना, चीफ जस्टिस फाइज साहब के खिलाफ जो है जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तारीफें तो बंद कर चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तारीफें हो रही है। अच्छा आखिरी सवाल क्विकली, टाइम खत्म हो चुका है क्योंकि माशाल्लाह से आप इकोनॉमी भी कवर करते हैं। वो ये कि ये जो अभी सऊदी अरब का विजिट हुआ है वफ्द का, इसमें बड़े एग्रीमेंट्स भी होने हैं, लेकिन IMF के एग्रीमेंट से पहले ये विजिट होना और इस किस्म की चीज़ों पे आपको लगता है कि कितना माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? वैसे तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही है कि 1 साल मुश्किल है, लेकिन अगले साल से कुछ इकोनॉमी के नंबर्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है? जी थोड़ी सा बेहतरी तो नजर आ रही है कि पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई है, उसकी रेटिंग भी बढ़ी है, स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी तारीखी तेज़ी देखी गई है। अब जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये दिखाना होता है कि हमारे पास इतनी जो है इन्फ्लोज के अरेंजमेंट हो चुकी है, तो $5 बिलियन का जो ये इन्फ्लोज होंगे सरमायाकारी की शक्ल में मुख्तलिफ शोबों में, ये पाकिस्तान के लिए मीशत के लिए काफ़ी इस वक्त बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि IMF के साथ जब निगोशिएशन होने जा रही हैं तो पाकिस्तान के फाइनेंशियल टीम खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर कॉन्फिडेंट के साथ टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे पास इन्फ्लोज का बंदोबस्त है, लिहाजा हमने जो रीपेमेंट करनी है वो हमारे पास अरेंजमेंट मौजूद है। इससे पाकिस्तान बेहतर तरीके से बार्गेन कर सकता है IMF के साथ, और मेरे ख्याल में एक अच्छा मुआहदा होगा। और बट एक बात मैं बताऊं, जहां तक मैं इकानमी को जानता हूं, IMF का मुआहदा या IMF प्रोग्राम कभी भी मईशत का हल नहीं होता। ये सिर्फ वक्ती अरेंजमेंट होती है। एक मतलब ICU वाले पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये हल नहीं है। बिल्कुल ठीक, नहीं ये पॉइंट तो एग्रीड है आपका। हमें अपने खर्चे कम करने होंगे और इनकम बढ़ानी होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। राना इब्रार खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यशाखाना का केस हो या साइफर का केस हो, अभी भी कोई केस ऐसा नहीं है PTI के बानी चेयरमैन का जो किसी मंतक के अंजाम पर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि नेब जैसे इदारों की गिरफ्त बज़ाहिर इन केसेस के ऊपर कमज़ोर होती नज़र आ रही है। आया ये कमज़ोर की जा रही है या वाकई कमज़ोर है, ये अब आने वाले वक्त में ज़रूर पता चल जाएगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।